हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम 22 बीपीएससी और साथ ही साथ टीआरई 4.0 जो जिसकी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए एनसीईआरटी श्रृंखला का शुरुआत किया था। और पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के चैप्टर को हमने कवर किया था। और यह जो बुक है वो एनसीईआरटी 360 के नाम से जाना जाता है। और यह बुक जो है वो शशि शरण सर के द्वारा जो है वो निकाला गया है और मार्केट में यह बहुत ही प्रचलित बुक है। इस बुक की खासियत यह है कि हर एक पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं वह एमसीक्यू को बनाया गया है। और साथ ही साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट लेकर के इसमें दिया गया है। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप जानते हैं कि अब जो है वो नेचर सब एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो प्रश्नों को पूछने का हो गया है। और ख़ास करके बीपीएससी की बात करें तो वह एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी को 5 चैप्टर तक कवर कर लिया था, जिसमें भोजन के घटक, वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, पौधे को जानिए और शरीर में गति, ये 5 चैप्टर को हमने कवर कर लिया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज जो है बचे हुए चैप्टर को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में जो है चैप्टर 6 से लेकर के 11 तक के चैप्टर को कवर कर दिया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 से विशेषताएं एवं आवास। अध्याय 6 का अगर चैप्टर देखें तो चैप्टर का नाम है विशेषताएं एवं आवास। तो पहला प्रश्न इससे क्या बनता है, तो पहला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। पहला है खजुराइना वृक्ष। अगर खजुराइना वृक्ष की बात करें तो यह उड़ीसा में मिलता है। ओक, चीड़ और देवदार ये जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। और नागफनी की बात करें तो ये राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से अगर सही मिलान करें तो ए का हो जाएगा ए का ए से केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आइए इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए तो पहेली और बूझो, छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसे ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय के हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्ष जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ओक, चीड़ और देवदार वृक्ष कहाँ देखने को मिलते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में, जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत ही अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊँट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के जो है वो पौधे एकत्र किए। तो नागफनी हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये राजस्थान में देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो है वो अंत में वे पुरी यानी उड़ीसा गए और उन्होंने समुद्र तट पर सैर की और वहाँ जो है वो खजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इस प्रकार से खजुराइना का जो वृक्ष है वो कहाँ देखने को मिलता है, उड़ीसा का। और नागफनी अगर देखें तो राजस्थान में। और पर्वतीय क्षेत्रों में ओक, चीड़ और देवदार के पौधे जो है वो देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर अगर प्रश्न देखें तो इसमें भी सुमेलित करना है। पहला है केकड़ा। तो केकड़ा की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपको इसमें आता है उसी को मिलान कीजिए। तो आप जानते हैं कि ऊँट, अगर ऊँट कहाँ पाया जाता है तो ये राजस्थान के मरुस्थल में ऊँट देखने को मिलता है। और बकरी और याक की बात करें तो यह जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। और वही केकड़ा की बात करें तो ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। इस प्रकार से अगर सही मिलान करें तो ए का ए हो जाएगा, 2 का सी और 3 का हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से इसमें भी डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसका सही अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन है कि पहेली और बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो मरुस्थल, जहाँ राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ ऊँट थे और पर्वत पर बकरी और याक भी जो है वो उन्हें मिले थे। और पुरी की बात करें तो पुरी समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थी। इस प्रकार से अगर देखें तो ऊँट कहाँ मिलता है, राजस्थान में। और बकरी और याक की बात करें तो ये पर्वत पर देखने को मिलता है। और वही केकड़े है जो उड़ीसा के समुद्र तट के निकट जो है वो देखने को मिलता है। अगला है 3 नंबर प्रश्न।
तीन नंबर प्रश्न अगर देखें तो 3 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऊँट के लंबे पैर उसके शरीर को रेत की गर्मी को दूर रखने के लिए होते हैं। तो बिल्कुल जो ऊँट का आप देखते होंगे कि ऊँट का जो पैर होता है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, और ये जो पैर लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि जो है ऊँट जो है वो मरुस्थलीय इलाकों में रहते हैं, और जिससे कारण गर्मी से बचने के लिए जो उसके पैर है वो लंबे होते हैं। दूसरा है कि जल के स्राव के लिए ऊँट को पसीना आता है, तो नहीं, जल के स्राव के लिए ऊँट के पसीना नहीं है, तो ऊँट का जो है वो पसीना नहीं आता है, और ऊँट के पसीना नहीं आने के कारण जो है वो जल का स्राव नहीं होता है, जिस कारण जो है ऊँट वो जो है वो बहुत लंबे समय तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। तो ऊँट का जो है वो पसीना नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेकेंड नंबर वाला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तीसरा है ऊँट का मल जो है वो शुष्क होता है। बिल्कुल, ऊँट का मल भी जो है वो शुष्क होता है, जिससे जो है वो पानी का जो है स्राव बहुत कम होता है। इसी कारण जो है ऊँट जो है वो मरुस्थलीय इलाकों में बहुत अधिक दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। तो अगर देखो तो इसमें से गलत कथन कौन है, तो गलत कथन केवल सेकेंड नंबर का है। तो सेकेंड नंबर किस में है, बी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ताकि सभी जो है डाउट वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, ऊँट के पैर जो है लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर जो है रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें जो है मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। जो ऊँट होता है वो मूत्र का उत्सर्जन जो है बहुत कम मात्रा में करते हैं, और तथा उसका जो मल होता है वह भी शुष्क होता है। क्या होता है, शुष्क होता है, जिससे पानी का जो है स्राव शरीर से बहुत कम होता है। उन्हें पसीना यानी स्वेद जो होता है वो भी नहीं आता है। तो उन्हें जो है ऊँट को जो है वो पसीना भी नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। ऊँट की ये जो है वो विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। अगला है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर अगर प्रश्न देखें तो 4 नंबर प्रश्न कहता है कि मछलियों के सल्क का क्या कार्य है। तो मछलियाँ का जो सल्क होता है उसकी अगर कार्य की बात करें तो अ, इसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल, जो मछलियाँ का सल्क होता है तो उसके शरीर को जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है, और साथ ही साथ जो है जल में उन्हें सुगम गति प्रदान करता है। तो जो मछलियों का सल्क होता है वो जल में उन्हें सुगम गति प्रदान करने में भी सहायता करता है, और जो है शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। और तीसरा कथन है कि दिशा निर्धारण में सहायक होना। नहीं, दिशा निर्धारण में जो है वो सल्क का कार्य नहीं है। दिशा निर्धारण का कार्य जो होता है वो पंख और जो उसका पूंछ होता है वो जो है वो दिशा निर्धारण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से देखें तो तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा, और सही कथन हो जाएगा 1 और सेकेंड नंबर का। तो इसमें से सही कथन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में है ये जो है सल्क जो है मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होता है। तो सल्क का क्या कार्य है, तो मछली को सुरक्षा प्रदान करना और जो है सुगम गति करने में सहायता करना। और मछली के पंख और पूंछ जो होता है वो चपटी होती है, जो उन्हें जल में के अंदर दिशा निर्धारण और संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो पंख और पूंछ का क्या कार्य है, तो दिशा निर्धारण करना और संतुलन बनाए रखना। और वही सल्क का क्या कार्य है, तो मछली के जो है वो शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही उसे गति प्रदान करना। तो इस प्रकार से हमने सल्क के मछली के सल्क और पंख और पूंछ का जो है कार्य क्या क्या है वो हमने देख लिया। और मछली का जो है, मछली में क्या होता है, तो गिल होता है, जिसके द्वारा वो श्वास जो है वो लेता है। ये भी आपको पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर अगर प्रश्न देखें तो जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अनुकूल। क्या कहलाता है, अनुकूल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि हमने पृथ्वी में पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिनमें वे पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है वो क्या कहलाते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं।
अगला है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है जो स्थलीय आवास में नहीं आता। तो वन और घास की बात करें तो बिल्कुल ये स्थलीय आवास का उदाहरण है। मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र भी जो है वो स्थलीय आवास के उदाहरण है। लेकिन दलदल की बात करें तो यह स्थलीय नहीं बल्कि जलीय आवास का जो है वो उदाहरण आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अगर सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दलदल जो है वो स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। एक्सप्लेनेशन में है कि स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। तो स्थलीय आवास किसे कहते हैं, तो स्थल पर पाए जाने यानी जमीन पर जो पाए जाने वाले आवास होते हैं उसी को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र जो है वो स्थलीय आवास के उदाहरण है। अगला है कि जलीय आवास का उदाहरण कौन नहीं है। तो जलीय आवास के अगर उदाहरण की बात करें, इनमें से नहीं बताना है। तो जलाशय एवं दलदल ये जलीय आवास के उदाहरण है। झील और नदियां ये भी जलीय आवास के उदाहरण है। समुद्र भी जलीय आवास के उदाहरण है। लेकिन जो तटीय क्षेत्र है वो जलीय आवास के उदाहरण ना होकर के ये स्थलीय आवास का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय, पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत सी विषमताएं हैं और यह सभी जो है वो जलीय आवास के लिए भी सत्य है। 8 नंबर प्रश्न है कि 8 नंबर है कि जैव घटक के उदाहरण। तो सबसे पहले हमको बताना है कि जैव घटक कौन होते हैं। जैव घटक वे होते हैं जो सजीव के श्रेणी में आते हैं, और एक होता है अजैव घटक, और अजैव घटक में जो है वो निर्जीव के श्रेणी में जो आता है उसे अजैव घटक कहते हैं। तो जैव घटक के उदाहरण हमें बताना है। तो मिट्टी क्या निर्जीव है या सजीव है, तो यह निर्जीव है, ये जैव घटक की श्रेणी में नहीं आएगा। पौधा जो है वो जैव घटक की श्रेणी में आ सकता है, जंतु भी जैव घटक की श्रेणी में आ सकता है। तो इस प्रकार से अगर सही हो जाएगा बी और सी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, उसके जैव घटक हैं चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये सभी जो है वो निर्जीव वस्तुएं हैं और ये जो है अजैव घटक के उदाहरण हैं। तो जैव और अजैव घटक के उदाहरण हमने देख लिया है। अगला है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देखें तो 9 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि चट्टान, मिट्टी और पौधा। सेकंड नंबर है जल, वायु और सूर्य के प्रकाश। उपयुक्त में से जैव घटक के उदाहरण कौन नहीं है। तो जैव घटक के उदाहरण की बात करें तो कौन नहीं है, जो निर्जीव पदार्थ होगा वो जो है वो जैव घटक के उदाहरण नहीं होगा। चट्टान, मिट्टी, पौधा, पौधा जो है वो सजीव में आ जाता है, तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड नंबर जल, वायु और सूर्य के प्रकाश, ये सभी जो है वो जैव घटक के उदाहरण नहीं है, यानी अजैव घटक है। जल, वायु और सूर्य के प्रकाश क्या कौन सा है, अजैव घटक है। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है केवल पहला में है, केवल कथन 2 सही है। इसमें जो आंसर दिया हुआ सी ये गलत है। पहले देखिए, इसको एक्सप्लेनेशन से हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जो कि पौधा और जंतु ये जैव घटक के श्रेणी में आते हैं, और जबकि चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं अजैव घटक के उदाहरण हैं। और सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा भी जो है परिवेश में के अजैव घटक है। तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश, जल और वायु ये जो क्या हो जाएंगे, अजैव घटक के उदाहरण हो जाएंगे। और इसमें पूछा है कि जैव घटक के उदाहरण नहीं, यानी अजैव घटक के उदाहरण। इसका प्रकार से हो जाएगा सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर केवल कथन 1 में जो है ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार से सही हो जाएगा ए नंबर। अगला देखते हैं। अगला है 10 नंबर। 10 नंबर का प्रश्न देखें तो 10 नंबर कहता है कि मरुस्थलीय पौधे में शूल किसका परिवर्तन है। तो मरुस्थलीय पौधे में जो शूल होता है वो किसका परिवर्तन है। तो मरुस्थलीय पौधे में जो शूल होता है वो पत्ती का परिवर्तन है। किसका जो है वो पत्ती का परिवर्तन है, किसका, पत्ती का। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियां या कांटों शूल के रूप में ले लेती है। इससे पत्तियों से होने वाले जो है वाष्पोत्सर्जन में
होने वाले जल ह्रास में जो है वो कमी आती है। तो शुल जो है वो किसका परिवर्तन होता है, वो पत्ती जो है वो कांटों में परिवर्तन हो जाता है और कांटों को ही जो है वो शुल की संज्ञा से जो हम लोग जानते हैं। अगला है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो नागफनी का पौधा आप जानते हैं कि उसमें पत्ती जो होता है वो तनों के रूप में होता है और तनों में ही जो है वो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तना। पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वो वास्तव में इसका तना है। इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः कहाँ होता है, तो तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है। जो तना इसका होता है नागफनी का, वो मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में जो है वो सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी से बहुत गहराई तक जो है वो चली जाती है। तो जो अधिकतर मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो जल के अवशोषण करने के लिए वो मिट्टी के जो है अधिक गहराई तक चली जाती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला है 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि मरुस्थलीय पौधे के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला है कि इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है सामान्यतः तने में होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वो पत्तियां जो है वो बहुत तने का रूप जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से तने में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पहला जो है वो कथन जो है वो सही विकल्प का जो है वो चयन करना है। पहला कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा है तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है। तो ये भी कथन जो है वो सही है। तो तना जो है अभी हमने पढ़ा कि तना एक मोटी मोमी परत से जो है वो ढका होता है जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और जल का ह्रास जो है वो कम होता है। पत्ती एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, ये जो कथन है वो गलत है। पत्ती एक मोटी मोमी परत से जो है वो ढका नहीं होता है क्योंकि पत्ती जो है वो मरुस्थलीय पौधे में बहुत कम देखने को मिलते हैं। डी नंबर है कि अधिकतर मरुस्थलीय पौधे जड़ें जो होता है वो जल अवशोषण करने के लिए जो है वो मिट्टी में बहुत अधिक गहराई तक चली जाती है। ये कथन सही है। यहाँ जो है वो प्रश्न ही गलत है। प्रश्न में पूछना चाहिए था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। अगर सही नहीं है का अगर विकल्प होता तो इसमें हो जाता सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। पत्ती एक मोटी मोमी परत की से ढका नहीं होता है। तो इसको करेक्ट आप कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कर देंगे विकल्प में तो इसमें हो जाएगा सी नंबर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने पढ़ा फिर दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि जो है रिवीजन हो जाए। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा जो है निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियां कांटों के रूप में भी रूप ले लेती है। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में जो है वो कमी आती है। नागफनी में जो पत्ती होती है, पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वो वास्तव में क्या है, तो वह तना है। इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः कहाँ से होता है, तो तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे में जल संरक्षण में जो है वो सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी के बहुत गहराई तक जो है वो चली जाती है। तो इस प्रकार से हमने मरुस्थलीय पौधे के बारे में ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि किस प्रकार के क्षेत्र की पेड़ की विशेषताएं हैं। तो ये जो कुछ विशेषताएं दिया हुआ है आपको बताना है कि वो कौन सा क्षेत्र में ये पेड़ आपको मिलते हैं। ये शंक्वाकार होते हैं। तो शंक्वाकार से ही हमको समझ में आ गया कि शंक्वाकार कहाँ होते हैं, तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे होते हैं जो शंक्वाकार के रूप में होते हैं। इसकी शाखाएं जो है वो तिरछी होती है। इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है। तो ये जो है पौधे किस प्रकार के क्षेत्र में उगते हैं, तो यह पर्वतीय क्षेत्र में उगते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है कि वे आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनसे जो है तेज हवाएं चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे। ये वृक्ष जो होते हैं सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं।
तो जो पर्वतीय वृक्ष होते हैं वो कौन से आकार के होते हैं? शंक्वाकार होते हैं, तथा इनकी शाखाएं जो होती है वो तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं वो पर्वतीय क्षेत्र के जो पेड़ होते हैं इनकी विशेषताएं देखने को हमें मिलते हैं। इससे वर्षा और जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक जो है भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन भी जो है वो हो सकता है। तो ये सभी विशेषताएं जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं उनके जो है विशेषताएं आपको देखने को मिलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि शिकार करने के लिए शेर में क्या क्या विशेषताएं होती है? तो जो शेर होते हैं उनके क्या क्या विशेषताएं होती है शिकार करने के लिए? तो शेर का पहला विशेषता यह होता है कि पैर के नखर यानी जो नाखून होते हैं वो लंबे होते हैं। बिल्कुल ये सही है। अगला है कि इसका रंग जो है वो मटमैला रंग का होता है। बिल्कुल इसका रंग जो है मटमैला रंग का होता है, ताकि जो है वो जो बड़े बड़े घास होते हैं जो सूख जाते हैं वो इसी रंग का हो जाता है, मटमैला रंग से, जिससे जो है वो शिकार जो है वो शेर को पहचान नहीं पाते हैं। अगला है कि शेर के सामने की आंखें, बिल्कुल चेहरे के सामने जो है इनकी आंखें होती हैं। ये सभी विशेषताएं जो है वो शिकार करने के लिए शेर में जो है वो होती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पहला ये है कि शेर वन में अथवा घास स्थल में रहते हैं। तो सबसे पहले कि शेर कहाँ रहते हैं? तो वन में और घास स्थल दोनों स्थान पर जो है शेर निवास कर सकते हैं। तथा एक शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैला या हल्के भूरे रंग का होता है। जो शेर एवं हिरण इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे के जो है वो सामने की आंखें स्थित होती हैं। शेर के अगले पैर जो होते हैं, पैर के जो नखर होते हैं वो लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादा अंगुलियों की अंदर खींचकर छिपा सकते हैं। उनका जो है रंग कैसा होता है? तो मटमैला या हल्का भूरा होता है। भूरा रंग जो है शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। तो उसका जो मटमैला रंग होता है वो उसके जो घास के मैदान जो होते हैं उससे जो है वो मिलते जुलते हैं और उसको छिपने में जो है वो मदद करता है। तो ये सभी जो विशेषताएं आपको शेर के जो है बारे में जानने को मिलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला क्या है कि असत्य कथन आपको पहचान करना है। बहुत से समुद्री जीव की शरीर धारा रेखीय होती है। बिल्कुल बहुत से ऐसे समुद्री जीव होते हैं जिसकी शरीर धारा रेखीय होती है। एग्जाम्पल में जैसे मछली का ही शरीर हम देख लेते हैं तो उनकी जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, बिल्कुल ये सही है। डॉल्फिन जो है वो गिल के द्वारा श्वास लेता है। नहीं, डॉल्फिन जो है वो डॉल्फिन और व्हेल ये दो ऐसे मछली है जिनमें जो है गिल नहीं होते हैं, बल्कि उसके स्थान पर नसा द्वार होता है जिसके जो है माध्यम से वो श्वास को जो है वो ग्रहण करते हैं। डॉल्फिन और व्हेल। डी नंबर है कि स्क्विड और ऑक्टोपस का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। बिल्कुल ये भी सही कथन सही है कि जो ऑक्टोपस और स्क्विड जो होता है उसकी शरीर पर धारा रेखीय प्रकार जो है वो नहीं होता है। तो इसमें अगर गलत कथन का हमें पहचान करना था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी जो है धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि स्क्विड और ऑक्टोपस जो होता है वो उसके शरीर जो है वो धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। तो ऑक्टोपस और जो स्क्विड होता है वो कहाँ रहता है? तो समुद्र के गहराई में तलहटी में रहता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल्ल होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल, ये आपको ध्यान में रखना है कि डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल जो है वो नहीं होता है। ये सिर पर स्थित एक नसा द्वार अथवा वात छिद्र के द्वारा जो है वो श्वास लेते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल दो ऐसे
मछली हैं जिनके जो है वो गिल्ल नहीं पाए जाते हैं। वे श्वास किस प्रकार लेते हैं? तो नसा द्वार जो होता है और वात्र छिद्र उसके माध्यम से श्वास ग्रहण करते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए भी रह सकते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल जो है वो बिना श्वास लिए लंबे समय तक भी जल में रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह यानी जल से बाहर आकर के श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु जो है वो अंदर भरते हैं। अगला है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा जलीय जीव जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि डॉल्फिन और व्हेल दो ऐसे जो जलीय जीव है जो बिना श्वास लिए लंबे समय तक जल में रह सकता है। इसमें अगर ऑप्शन में केवल डॉल्फिन दिया हुआ है तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है निम्न में से 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलीय जीव के सिर पर स्थित नसा द्वार अथवा वात छिद्रों के द्वारा श्वास लेते हैं? तो अभी हमने पढ़ा जो डॉल्फिन और व्हेल जो है वो नसा द्वार अथवा वात छिद्र जो उसके सिर पर होता है उसी के द्वारा श्वास लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला है 18 नंबर की जलीय पौधे के निम्न में से कौन सा गुण है? तो जलीय पौधे के निम्न में से कौन सा गुण अगर देखें तो जलीय पौधे जो होते हैं वो तना उनका लंबा होता है, खोखला और हल्का होता है। तो पहला कथन तो सही है। जड़ें आकार में छोटी होती है, तो जड़ें इसके आकार में जो है वो छोटी होती है, ये भी कथन सही है। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है, तो जलीय पौधे के जो तना होता है वो कहाँ वृद्धि करता है? तो जल की सतह पर। तो ये भी कथन सही है। तो उपरोक्त में से सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ पौधे की जड़ें जो होती है जलाशय के तलहटी के मिट्टी में स्थिर रहती है। स्थलीय पौधे की जड़ जो होते हैं मिट्टी से जल और खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधे जो है में जड़ें जो है आकार में बहुत छोटी होती है और इनका मुख्य कार्य क्या है? तो पौधे को तलहटी में जमाए रखना। आगे है कि इन पौधे का तना जो होता है जो जलीय पौधे होता है उसका तना जो होता है वो लंबा होता है, खोखला होता है, साथ ही साथ हल्का भी होता है। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है जबकि पत्तियां और फूल जो होता है जल की सतह पर पलवन करते हैं। तो जो जलीय पौधे होते हैं उसकी पत्तियां और फूल दोनों जो है जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरते हैं। अगला है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो आइए इसकी पहचान करते हैं। पहला है कि सजीवों को उनके अंदर होने वाली अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो सजीव के अंदर जो जैव प्रक्रम होती है उनके लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहला कथन सही है। अगला है भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन जो होता है वो सजीवों को उनके वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, कथन सही है। तीसरा है कि केचुआ जो है वो नसा मार्ग के द्वारा जो है सांस लेता है। केचुआ की अगर बात करें तो केचुआ में नसा मार्ग नहीं होता है। यह जो है वो नम त्वचा जो होता है केचुआ का उसी के द्वारा जो है वो श्वास जो है वो लेता है केचुआ। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा और गलत कथन का ही चुनाव करना था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ें तो केचुआ के बारे में दिया हुआ है। केचुआ जो है वो अपनी नम त्वचा जो मॉइस्ट स्किन होता है उसी के माध्यम से श्वसन करता है, ना कि नसा ग्राम के माध्यम से, नसा मार्ग के माध्यम से। उसकी त्वचा जो होती है वो पतली होती है। त्वचा उसकी क्या होती है? पतली होती है और उसमें रक्त केशिकाएं प्रचुर मात्रा में होती है जिससे गैसों का आदान प्रदान हो पाता है। इस प्रक्रिया को त्वचीय श्वसन कहते हैं। भोजन सजीवों को उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमने केचुआ के बारे में इन जो है वो फैक्ट को हमें याद रखना है। अगला है 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा सजीवों के गुण नहीं है? तो सजीव के गुण क्या क्या नहीं है ये आपको बताना है। श्वसन जो है वो सजीव का गुण है, उत्सर्जन भी सजीव का गुण है, प्रजनन भी सजीव का गुण है, लेकिन भोजन की आवश्यकता जो है वो सभी सजीवों का जो है प्रमुख गुण माना जाता है। ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा कि सजीव के गुण नहीं है। तो गुण नहीं है बी नंबर, तो ऑप्शन भी हो जाएगा सही, बी नंबर।
अगला है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि पौधों अपना जो भोजन है वो निम्न प्रकार द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन किस क्रिया के माध्यम से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है पौधे और भोजन का निर्माण करती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन का हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत जो है वो आवश्यक है। हमने यह भी सीखा है कि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु जो होते हैं भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है और सजीवों को उसके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है 22 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है? तो वो कौन सी ऐसी पत्तियां हैं जिसके छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है? तो वो छुई मुई का पौधा है। तो छुई मुई के जो पत्तियां होती हैं अगर आप उसे टच कर देते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। तो कुछ जो ऐसे पौधे होते हैं जिसके पुष्प अगर देखें तो केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं और कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद जो है बंद हो जाते हैं। छुई मुई जो गुलमेहंदी का पौधा होता है कि पौधे पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा या सिकुड़ जाती है। यह पौधा में उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया के का जो है एक कुछ उदाहरण है। 23 नंबर अगर प्रश्न देखें तो पौधे के प्रजनन के बारे में सही कथन कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो पौधे के प्रजनन के बारे में सही कथन नहीं कौन सा नहीं है? तो बहुत से पौधे जो है बीज के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो ये भी कथन सही है कि बहुत सा ऐसा पौधा है जिसका जो है वो प्रजनन बीज के द्वारा होता है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों के द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। तो बिल्कुल, जैसे हम आलू का अगर हम फसल अगर उपजाते हैं तो फसल कैसे बोते हैं? तो आलू को जो है वो काट करके या आलू को जो है वो हम उसको जमीन में रोप करके इसको जो है पौधा का निर्माण करते हैं। तो ये कायिक भाग का जो है वो उदाहरण है। तो दोनों कथन जो है वो सही देखने को हमें मिलता है पौधे के प्रजनन के बारे में। लेकिन इसमें नहीं कौन सा कथन नहीं सही नहीं है ये बताना था। तो दोनों कथन में से कोई कथन सही नहीं जो है वो गलत नहीं है। तो इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों कथन तो जो है वो सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ना ही 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ते हैं कि जंतुओं की तरह पौधे में प्रजनन के तरीके भी जो भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं और पौधे बीज उत्पादित करते हैं और उन्हें अंकुरित करके नए पौधे जो है वो उगाए जा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों के द्वारा भी नए पौधे का जो है वो उत्पन्न करते हैं। उदाहरण देखें तो आलू की कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। अगला है गेहूं के बोरी में हाथ रखने पर कुछ गर्मी का अनुभव होता है, क्यों? तो गेहूं के बोरी में जो बीज होता है वो श्वसन की क्रिया करते हैं। इसी कारण जो है हम अगर बोरी के बीज में अगर हाथ डाल गेहूं के बोरी में अगर हाथ हम डालते हैं तो वो गर्म की अनुभूति हमें होती है। तो किस कारण? तो इसके श्वसन के कारण। तो गेहूं के बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं के बोरी में कुछ गर्मी का उत्पन्न होना या गर्मी जो है बीजों के श्वसन के कारण जो है वो उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हमने चैप्टर 6 को जो है वो कवर कर लिया है। अब हम चैप्टर जो है 7 चैप्टर 7 का क्या नाम है? तो गति एवं दूरियां का मापन। ये जो है चैप्टर 7 का नाम है, इसको हम कवर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया दोस्त तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और इसी तरह हम अभी साइंस का जो है वो 12th तक करवाएंगे। उसके साथ हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के जैसे अन्य जो है विषय भी पूरी तरह से हम कवर करेंगे। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। अगला है कि इसमें जो है वो गति और दूरियां का मापन में पहला प्रश्न क्या है? तो कौन सा आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहला एवं अहम आविष्कार को माना जाता है? तो यातायात प्रणाली में अगर सबसे पहला और अहम आविष्कार की बात करें तो सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ था। किसका? पहिए का आविष्कार।
अगला है दूरी मापने का सही मापन कौन सा नहीं है। तो दूरी मापने का सही मापन अगर देखें तो फीता से भी हम दूरी को माप सकते हैं, पैमाना और बलिसात, ये भी जो है वो दूरी से माप सकते हैं, लेकिन फैली बाहें से जो है वो दूरी मापने का सही मापक नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि मापन की जो है मानक प्रणाली को क्या कहते हैं। तो मापन की मानक प्रणाली को जो है वो मीटर पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर पद्धति कहते हैं। देखिए, ये प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अगला है सुमेलित कीजिए। तो मीटर, अगर 1 मीटर बात करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। और वही 5 किलोमीटर की बात करें जिसमें 5000 मीटर होता है। तो ये सीधा सीधा मिलाया गया है। तो इसका हो जाएगा कौन सा मिलान हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है। तो जम्मू कश्मीर अगर कन्याकुमारी के बीच की दूरी अगर मापना है तो सबसे सुविधाजनक कौन सा हो जाएगा? तो किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्राचीन मिस्र के लोग लंबाई के मापने के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो प्राचीन मिस्र के जो लोग होते थे और लंबाई के मापने के लिए जो है वो केहनी से अंगुली की ओर छोर तक की लंबाई से जो है वो मापने का कार्य करते थे प्राचीन में, जब जो है वो ये मीटर और ये पद्धति मानक पद्धति का जो है वो निर्माण नहीं किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि सुविधानुसार शरीर के ऐसे कुछ बड़े भागों का मापत्रों के रूप में उपयोग होता था। केहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र का उपयोग किया जाता था, मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। अगला है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि मापन की मीट्रिक प्रणाली की रचना किस देश की देन है। तो अभी हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी की देन है। जब 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति जो है वो कहते हैं। अगला है 8 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से सरल रेखीय गति कौन नहीं है। तो सरल रेखीय गति की अगर बात करें तो सीधी सड़क पर गति, किसी वाहन की गति जो है वो सरल रेखीय गति होती है। अगला है कि किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति भी सरल रेखीय गति होती है। किसी गिरते पत्थर की गति भी सरल रेखीय गति होती है, लेकिन फुटबॉल खिलाड़ी की जो गति होती है वो सरल रेखीय गति नहीं होती है। तो यही जो है वो सरल रेखीय गति का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्न में से वर्तुल गति कौन है। तो वर्तुल गति की अगर बात करें तो यह सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति या वर्तुल गति नहीं बल्कि सरल रेखीय गति है। किसी गिरते पत्थर की गति भी सरल रेखीय गति है। और फुटबॉल खिलाड़ी की गति ये भी सरल रेखीय गति नहीं है। अगर वर्तुल गति की बात करें तो वृत्ताकार में जो गति होता है उसी को वर्तुल गति कहते हैं। तो बिजली की पंखे की गति जो है वो वृत्ताकार पथ पर गति करती है, इसी को जो हम वर्तुल गति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजली के पंखे की पंखुड़ियाँ पर अंकित इस चिन्ह की गति जो है वो किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। अगला है वर्तुल गति के उदाहरण। तो वर्तुल गति की उदाहरण की बात करें, जो वृत्तीय गति में गति करती है वही वर्तुल गति होती है। तो पंखे की पंखुड़ी जो ये भी वर्तुल गति का, घड़ी की सुइयाँ ये भी है, और धागा से बांधा हुआ पत्थर ये भी जो है वो वर्तुल गति के जो है वो उदाहरण देखने को मिलता है। तो इसमें से सही अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा? तीनों जो है वो वर्तुल गति के उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो तीनों कथन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आवृत्ति गति का उदाहरण। आवृत्ति गति का मतलब होता है जो गति अपने आप को दोहराती है, उसी को आवर्ती गति कहते हैं। तो वृक्ष के शाखाओं का इधर उधर लहराना ये भी आवर्ती गति का उदाहरण है। झूला झूलते हुए बच्चों की गति भी जो है वो अपनी गति को दोहराती है इस प्रकार से, तो ये भी जो है वो आवर्ती गति का उदाहरण है। सितार के डोर की गति भी जो है वो आवर्ती गति का उदाहरण है। तीनों कथन जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार के डोरियों की गति, बजते समय ढोलों अथवा तबलों की झिल्ली की गति, ये सभी जो है वो आवर्ती गति के उदाहरण हैं। और जो आवर्ती गति होती है एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करती है, दोहराती है। अगला है कि लुढ़कती हुई गेंद में कौन सी गति होती है। जब किसी गेंद को हम लुढ़काते हैं तो वो उसमें कौन सी गति होती है, तो उसमें जो होती है पहला नंबर तो वो घूर्णन करती है, तो इस प्रकार से घूर्णन गति। और सरल रेखा में गति करती है तो सरल रेखीय गति। तो लुढ़कती हुई गेंद जो होती है वो दो प्रकार की गति करती है, एक है घूर्णन गति और दूसरा है सरल रेखीय गति। तो 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 8 नंबर अध्याय। हमने 2 अध्याय यानी 7 तक के एक अध्याय को कवर कर लिया है। अब 8वां नंबर अध्याय कौन सा है, प्रकाश, छाया और प्रतिबिंब। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दीप्त पिंड कौन सा नहीं है। अगर दीप्त पिंड की बात करें तो इनमें दीप्त पिंड कौन होता है, जो जो है वो स्वयं के प्रकाश से जो है वो प्रकाशित होता है। तो विद्युत बल्ब जो है वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो पहला तो दीप्त पिंड है। टॉर्च भी जो है दीप्त पिंड में इस श्रेणी में आता है, सूर्य भी आता है। इसमें पेंसिल जो है वो दीप्त पिंड की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला है कि यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होने कर जाने देती है, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं, तो ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। जो वस्तुएं अपने अंदर से प्रकाश को आर पार होने देती है उस वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अगला है तीसरा नंबर है क्या कि कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत अस्पष्ट नहीं, ऐसे वस्तुओं को क्या कहते हैं। तो कुछ वस्तु ऐसे होती है जिससे आर पार तो दिखता है लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं, धुंधला दिखता है, उस वस्तु को अगर देखें तो पारभास क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कहता है कि उपरोक्त में से छाया बनने के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो छाया बनने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहला तो हमें प्रकाश का स्रोत प्राप्त होना चाहिए और दूसरा है वस्तु जो होना चाहिए वो अपारदर्शी होना चाहिए। तो पहला प्रकाश का स्रोत और दूसरा अपारदर्शी। पारभासी वस्तु या पारदर्शी वस्तु इसमें नहीं आता। अगर पारदर्शी वस्तु होगा तो प्रकाश जो है वो वस्तु से पार करके बाहर दूसरी ओर चला जाएगा, जिससे जो है वो छाया नहीं बनेगा। तो अगर किसी वस्तु को हमको छाया बनाना है तो सबसे पहले हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ किसी अपारदर्शी वस्तु की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से अगर सही उत्तर अगर देखें तो 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूचित छिद्र कैमरे से एक सड़क पर चलते लोगों का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं। तो यह जो है सूचित छिद्र कैमरे से अगर कोई सड़क पर चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा। कैसा देगा, उल्टा दिखाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि सूचित छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते हुए प्रतिबिंबों का जो लोगों का प्रतिबिंब होता है वो उल्टा दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में यात्रा करता है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के ऊपरी हिस्से से आती है तो वे छिद्र से होकर स्क्रीन के निचले हिस्से पर पड़ती है। इसी तरह वस्तु के निचले हिस्से से आने वाली किरणें जो है स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर पड़ती है, जिससे एक जो है वो उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब कैसा बनता है, सूचित छिद्र कैमरे में तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के सीधे देखने से क्या होता है। तो सूर्य के अगर ग्रहण लगा हुआ है तो सूर्य के अगर सीधे देखते हैं तो आंखों के लिए यह हानिकारक होता है। क्या होता है, आंखों के लिए हानिकारक होता है। अगला है 7 नंबर प्रश्न कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें को क्या करती है। तो दर्पण जो है वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। क्या करती है, परावर्तित करती है। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, जो आप देखते हैं वो दर्पण में आपके चेहरे का प्रवर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का प्रवर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़, इमारत या अन्य वस्तुओं का प्रवर्तन देखते हैं। अतः दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को जो है वो परावर्तित कर देती है। अब जो है वो अध्याय नंबर 9 को देखेंगे। अध्याय नंबर 9 कौन सा है, तो विद्युत तथा परिपथ। पहला है कि निम्नलिखित में विद्युत सेल का उपयोग किसमें होता है। तो विद्युत सेल का उपयोग अगर देखें तो यह
अलार्म घड़ी में भी होता है, रेडियो में भी होता है, कैमरे में भी होता है। तो विद्युत सेल का उपयोग देखें तो उपरोक्त में से सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। तो टॉर्च के बल्ब जो होता है वो विद्युत कहाँ से लेती है? तो विद्युत सेल से लेती है। विद्युत सेल का उपयोग जो है विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा, अन्य युक्तियों में भी किया जाता है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सेल के एक तरफ अधातु की टोपी और दूसरी तरफ अधातु की डिस्क होती है। नहीं, सेल जो होता है उसके अधातु नहीं लगा होता है, क्योंकि अगर अधातु लगा होगा तो जिससे जो अधातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, जिससे विद्युत का प्रवाह जो है वो नहीं हो पाएगा। तो सेल के एक तरफ जो है वो धातु का टोपी होता है और दूसरी तरफ भी धातु का डिस्क होता है। अधातु इसमें उपयोग नहीं होता है सेल में। अगर अधातु का प्रयोग होगा तो विद्युत का प्रवाह जो है वो रुक जाएगा। अगला है कि सेल के एक तरफ धन चिन्ह और दूसरी तरफ ऋण चिन्ह होता है। बिल्कुल ये सही है। सेल के विद्युत ऊर्जा संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करते हैं। ये भी कथन जो है वो सही है। सेल में जो विद्युत ऊर्जा होता है वो संचित जो रासायनिक पदार्थ होता है उसी से विद्युत जो है वो उत्पन्न होता है। तो इसमें अगर देखें तो असत्य कथन का चुनाव करना था। असत्य कथन केवल जो है वो पहला नंबर था। असत्य कथन केवल पहला नंबर था, तो ऑप्शन में हो जाएगा केवल कथन 1, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विद्युत सेल में धातु की टोपी जो है धनात्मक सिरा और धातु की डिस्क जो है ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा, दूसरा जो है ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल जो है विद्युत उत्पन्न करता है, जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। अगला है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि एक धनात्मक टर्मिनल सिरा होता है, दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। बिल्कुल ये सही है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, जो हम विद्युत स्विच का उपयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं कि जाकि तो जब हम चाहें धारा के प्रवाह को रोक दे और जब हम चाहें धारा के प्रवाह को प्रारंभ कर दें। इस प्रकार से दोनों कथन हमें सही देखने को मिल रहा है। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी विद्युत सेल या बैटरी में एक धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा होता है। यह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है। विद्युत स्विच जो होता है यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को शुरू या बंद करने के लिए किया जाता है। जब हम स्विच को जो ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा हो जाता है और धारा प्रवाहित होती है, और जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो परिपथ टूट जाता है और धारा जो है वो रुक जाती है। अगला है कि खोपड़ी एवं क्रॉस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे बिजली का तार या कहीं भी बिजली का जो है वो चीज रहता है तो वहाँ पे एक खोपड़ी और 2 क्रॉस का चिन्ह रहता है इस प्रकार। तो वो जो है वो खतरा को जो है वो सूचित करता है। क्या करता है? खतरा को जो है वो इंगित करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से चेतावनी आपको देखने को मिलता है। अगला है 5 नंबर प्रश्न कि विद्युत बल्बों की संरचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। विद्युत बल्ब के बारे में पहला है कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। बिल्कुल, जो प्रकाश उत्पन्न करता है विद्युत बल्ब में वो जो है देखते होंगे पतला में होता है, ये जो है वो फिलामेंट या जिसी को हम तंतु कहते हैं। अगला है कि यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच में लगा रहता है। बिल्कुल, ये जो तंतु होता है 2 मोटे तारों के बीच में लगा होता है। सी नंबर है कि 2 मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। नहीं, धातु के ढांचे से जो है वो जुड़ा नहीं होता है। ये सी नंबर गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत कथन का ही चुनाव करना था। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? सी नंबर। डी है कि इस प्रकार विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में दो टर्मिनल होते हैं। तो बिल्कुल ये कथन सही है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि प्रकाश जो है वो उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु जो होता है वो 2 मोटे तारों के बीच में लगा होता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इस मोटे तारों के में से एक जो मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचों से जुड़ा हुआ होता है। किससे? धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा मोटा तार जो होता है वो आधार केंद्र पर धातु के नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा और धातु के नोक बल्ब के 2 टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को ना छुए। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है।
अगला है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर कहता है कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो तंतु कहते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जित करता है तो बल्ब में क्या लगा रहता है? फिलामेंट, उसी को हिंदी में तंतु कहते हैं। अगला है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से विद्युत चालक का उदाहरण कौन कौन से है ये आपको बताना है। विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं जिससे जो है वो विद्युत का अगर प्रवाहित करते हैं तो वो विद्युत का प्रवाह जो है वो आसानी से हो जाता है। रबर बैंड की अगर बात करें तो यह विद्युत का कुचालक होता है। टेप भी बात करें तो ये विद्युत का कुचालक होता है। मानव शरीर की बात करें तो यह विद्युत का सुचालक होता है। अगर मानव शरीर अगर किसी नंगी तार को अगर हम छू देते हैं जिससे हमें करंट लग जाता है और हमें जो है शरीर जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। एल्युमिनियम की पत्ती भी जो है विद्युत का सुचालक होता है। और इसमें चुनना है विद्युत का चालक कौन सा है, तो 3 और 4 जो है वो विद्युत का चालक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला है 8 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। पहला क्या है कि विद्युत रोधी पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। तो विद्युत रोधी अगर पदार्थ होगा तो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देगा। अगर विद्युत रोधी पदार्थ है तो वो धारा का प्रवाह नहीं होने देगा। विद्युत चालक पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है। ये कथन सही है। पहला कथन गलत है। तो इसमें से सही कथन का चुनाव करना था तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न देखें तो विद्युत बल्ब का फ्यूज होने के कारण निम्न में से कौन एक हो सकता है। तो विद्युत बल्ब का जो बल्ब है जो वो फ्यूज कब हो सकता है? तो बल्ब के अगर तंतु खंडित हो जाता है तो विद्युत बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है विद्युत रोधी पदार्थ। तो विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा होता है? तो प्लास्टिक बिल्कुल विद्युत रोधी पदार्थ होता है। वायु भी होता है, रबड़ भी होता है। ये सभी जो है वो विद्युत रोधी है। तो उपरोक्त में से सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लास्टिक, रबड़ और वायु जो है वो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होता है। तो जो बंद विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत कैसे प्रवाहित होता है? तो बंद परिपथ में विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। ये कथन गलत है। बंद परिपथ में ही विद्युत प्रवाहित होता है। अगर खुला परिपथ होता है तो विद्युत का प्रवाह उसमें नहीं होता है। अगला है कि विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। हमको बताना है कि विद्युत बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर चलती है। तो इसमें जो देखें तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा बी। विद्युत धारा का दिशा जो होता है वो विद्युत सेल से धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जो है वो चलती है। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो जाता है यानी जल उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो है विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। अतः विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ना अथवा पूरा करता है। अब हम अध्याय 10 में पहुंच गए हैं। अब तक हमने 9 अध्याय को कवर कर लिया है और अध्याय 10 है चुंबकों का मनोरंजन। चुंबकों द्वारा मनोरंजन जो है वो अध्याय 10 में है। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं कि चुंबक का किसके द्वारा खोजा गया था। तो चुंबक का अगर देखें तो खोज किसके द्वारा किया गया था? यह मैग्नस नामक एक गरेड़िया था, यह प्राचीन यूनान के था, उसी के द्वारा जो है वो खोजा गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गड़ेड़िया रहता था। उसका नाम क्या था? तो मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की एक टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपने ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार उन्होंने चुंबक की जो है वो खोज की। तो चुंबक की खोज जो है वो एक गरेड़िया के द्वारा किया गया था जिसका नाम क्या था? तो मैग्नस था। अगला है कि उस चट्टान का नाम बताइए जिससे जो है चुंबक को खोजा गया। तो यह जो चट्टान था वो मैग्नेटाइट का था। कौन सा था? मैग्नेटाइट का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चट्टान जो है छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी।
इसने गड़रिया के छड़ी के लोहे के टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गड़रिये के नाम पर उस पत्थर को जो है वो मैग्नेटाइट जो है वो नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है और कुछ लोगों का विश्वास है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशियम नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिस पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वो चुंबक कहलाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मैग्नेटाइट चट्टान में लोहा पाया जाता है। बिल्कुल, मैग्नेटाइट चट्टान जो होता है वो लोहा पाया जाता है। जिन पदार्थों में लोहा का आकर्षण करने की क्षमता होती है वो चुंबक कहलाती है। बिल्कुल, ये कथन सही है। लोहे के टुकड़े से बना चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये भी कथन सही है। प्लास्टिक भी एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है। ये कथन जो है गलत है। प्लास्टिक जो है वो प्राकृतिक चुंबक नहीं है। चौथा कथन गलत है और इसमें से असत्य कथन का ही चुनाव करना था, तो केवल 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 4 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। कथन सही है। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। ये भी कथन सही है। निकेल एक अनुचुंबकीय, ये कथन गलत है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट जो होता है वे तीनों जो है वो चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आता है, ना कि अनुचुंबकीय। तो तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा और गलत कथन का ही चुनाव करना था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये तीनों चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। 5वां नंबर अगर प्रश्न देखें तो चुंबक के ध्रुव अवस्थित होते हैं। तो जो चुंबक के ध्रुव होते हैं वो चुंबक के दोनों सिरों पर अवस्थित होते हैं। कहाँ? चुंबक के दोनों सिर पर। और ये जो चुंबक होते हैं अगर स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो हमेशा ये नॉर्थ और साउथ के दिशा में जो है वो स्थित होते हैं। अगला है चुंबक के बारे में सही कथन की पहचान करें। पहला क्या है कि चुंबक अगर विरामावस्था में रहता है तो हमेशा पश्चिम दिशा को इंगित करता है। नहीं, ये जो है वो उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करता है। पहला कथन जो है वो असत्य है। दूसरा है चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं जहाँ पर चुंबकत्व तो बहुत कम होता है। नहीं, चुंबक के ध्रुव पर ही चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है और चुंबक का जो मिडिल पार्ट होता है वहाँ पे चुंबक जो है बहुत कम होता है। अगला है कि चुंबक के दोनों ध्रुव का नाम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। ये कथन सही है। तो इसमें से सही कथन का ही पहचान करना था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कंपास के बारे में निम्न कथन का पर विचार कीजिए। आइए पढ़ते हैं कंपास के बारे में। पहला है कि यह चुंबक के गुण पर आधारित होता है। जो कंपास होता है बिल्कुल चुंबक के गुण पर जो है वो इसका निर्माण किया गया है। यह समानता कांच के ढक्कन के एक डिब्बा होती है। तो इसके जो है वो समानता बिल्कुल सही है कि कांच के ढक्कन की जो है वो एक डिब्बा उसके ऊपर लगा रहता है। एक चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी रहती है जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकती रहती है। तो ये भी कथन जो है वो सही है। अगला है कि सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को जो है निर्देशित करती है। तो ये भी कथन सही है। चारों कथन जो है वो कंपास के बारे में सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। अगला है 8 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करना है। कौन सा असत्य कथन? लोहा, चुंबक, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पहला कथन सत्य है। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये भी कथन सही है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव जो है वो पूर्व दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। नहीं, पूर्व दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ के दिशा में जो है वो रुकता है, ना कि पूर्व और दक्षिण के दिशा में। तो तीसरा कथन जो है वो गलत है और गलत कथन का ही चुनाव करना था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। डी नंबर है कि 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बिल्कुल ये कथन सही है। अगला है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि क्या घटित होगा जब चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए। देखिए, किसी भी चुंबक को अगर हम हथौड़े से पीटते हैं या गर्म करते हैं या ऊपर से गिराते हैं तो अगर ये काम करते हैं चुंबक के साथ तो जो उसका चुंबकत्व वो गुण जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो अगर चुंबक को हथौड़े से पीटते हैं तो उसका क्या होगा, तो उसका वे अपना चुंबकत्व का गुण जो है वो खो देगा। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपना गुण जो है वो खो देता है। अगला है क्या घटित होगा जब चुंबक को गर्म किया जाए। जो चुंबक को गर्म करने पर भी इसका चुंबकत्व जो है वो खो देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला है कि चुंबक के दोनों समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो चुंबक के दोनों समान ध्रुव जो होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। अगला है 12 नंबर प्रश्न की कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्षण चुंबक के रखरखाव के समय हमेशा विपरीत ध्रुव को साथ रखनी चाहिए। तो बिल्कुल जो क्षण चुंबक के रखरखाव अगर आप करना चाहते हैं तो हमेशा जो आप ध्यान में रखिएगा कि विपरीत ध्रुव जो है वो साथ होनी चाहिए। अगला है कि रख रखाव करते समय चुंबक को मोबाइल, टेलीविजन, सीडी आदि से दूर रखना चाहिए। ये भी कथन जो है वो सही है। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं यदि आप चुंबक को उचित रख रखाव ना हो तो ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इन सिरों को नर्म लोहे के 2 टुकड़ों से लगाने चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं कि अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी अथवा कंप्यूटर से दूर रखें। ये जो है आप चुंबक को जो है वो चुंबकत्व के गुण को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से हमने अध्याय 10 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब पढ़ेंगे अध्याय 11। ये जो है वो लास्ट अध्याय है। अगर वीडियो पसंद आया दोस्त तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। अगला है कि ये जो अध्याय 11 है कौन सा है, हमारे चारों ओर वायु। तो हमारे चारों ओर वायु से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो वायु क्या होता है, तो वायु अगर देखें तो यह गैसों का मिश्रण होता है। पहला नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो वायु अगर देखें तो वायु जो है वो अनेक गैसों का एक मिश्रण है। क्या है, अनेक गैसों का एक मिश्रण है। सेकेंड नंबर है कि वायु के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह स्थान घेरती है क्योंकि अपना आयतन होता है। तो पहला कथन तो जो है वो सही है। इसका रंग सफेद होता है, नहीं, ये जो है रंगहीन होता है। वायु जो है वो रंगीन होता है। यह अपारदर्शी नहीं पारदर्शी होता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में वह जलवाष्प का होना अनिवार्य है। अगर प्रकृति में जल चक्र आपको अगर पूरा करना है तो वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य है। तो इसमें अगर सही कथन देखें तो कथन 1 और कथन 4 ये दोनों जो है वो सही है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे रहती है क्या कहलाती है। तो आपको बताना है कि वायु का वह परत कौन सा है जो पृथ्वी को घेरे रहती है और क्या कहलाती है। तो वायुमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। हमारी पृथ्वी जो है वो वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। चौथा है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है। तो हमारे वायुमंडल में अगर देखें तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। 78% जो है वो केवल नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का स्थान आता है। उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में अगर वायुमंडल में देखें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78.03%। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.99%। आर्गन की बात करें तो ये हो जाएगा 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना। पहला कि नाइट्रोजन ज्वलन में सहायक होती है, नहीं। नाइट्रोजन अगर ज्वलन में सहायक होती तो आप मान के चलिए कि जो है वो आग है वो कभी नहीं बुझता, क्योंकि नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है। अगर ये सहायक होती तो आग को जल्दी बुझने नहीं देती। तो नाइट्रोजन जो होता है वो ज्वलन को सहायता नहीं बल्कि ज्वलन से रोकती है। तो पहला कथन जो है वो असत्य है। दूसरा है कि ऑक्सीजन जीव के श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है भाग है। तो पहला दूसरा सही है कि ऑक्सीजन जो होता है वो जीव के श्वसन के लिए महत्वपूर्ण भाग है। इसमें असत्य कथन का चुनाव करना था तो पहला कथन ही असत्य है। तो इसमें से बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो एक अकेले गैस है, जिसका अर्थ है कि यह जलने की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है। वास्तव में दहन में नियंत्रित करने का कार्य करता है अब नाइट्रोजन, और श्वसन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन जो है वो आवश्यक है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला है कि ईंधन और पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। बिल्कुल, ईंधन को अगर जलाते हैं तो जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होता है, ये कथन सही है। नाइट्रोजन जो होता है वो जलने में सहायक नहीं होता है। किसी पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, तो ये भी कथन सही है। अगर किसी पदार्थ को हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो उत्पन्न होता है। हालांकि धुआं में केवल कुछ गैस ही होते हैं, नहीं, धुआं में गैस के साथ साथ धूलकण भी जो है वो पाए जाते हैं।
तो इस प्रकार से ये जो डी नंबर है जो वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से वायु का कौन सा संगठक जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होता है। तो कौन सा संगठक होता है जो जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर नाइट्रोजन, ये दोनों का संगठन जो है वो जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि नाक के अंदर महीन बाल का क्या कार्य है। तो नाक के अंदर जो महीन बाल होता है वो धूल के कण को छानने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 9 नंबर अगर प्रश्न देखें तो वायु में धूल कण समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। तो वायु में जो है धूल कण समय के स्थान के साथ बदलते रहते हैं, बिल्कुल सही है। वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता भी होती है, बिल्कुल। वायु की संरचना में देखें तो स्थानीय भिन्नता भी देखने को हमें मिलती है। दोनों कथन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 10 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सी गैस जो है मिलाकर 99% भाग वायुमंडल को घेरता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78 पॉइंट होता है, और ऑक्सीजन की बात करें तो यह 20.99%। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 99% जो है वो भाग पूरे वायुमंडल में घेर करके रखता है। तो इसमें से हो जाएगा सही किस्म नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस अगर मिला दिया जाए तो वायुमंडल का 99% भाग हो जाता है। तो 1 और 3 ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला है कि जो जीव मिट्टी की गहराई में रहते हैं वे श्वसन कैसे लेते हैं। तो जो जीव जो मिट्टी की गहराई में होते हैं वो मिट्टी के में घुली हुई ऑक्सीजन से जो है वो श्वसन प्राप्त करते हैं। तो मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन से जो है श्वसन प्राप्त करते हैं जो जीव मिट्टी की गहराई में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमें उनमें से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं, इससे क्या पता चलता है। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो और उससे बुलबुले निकलते हैं, इससे हमें पता चलता है कि पानी जो है, पानी में जो है वो हवा होती है। क्या होती है, पानी में हवा होती है। ऑप्शन नंबर ए। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगला है 13 नंबर की ऑक्सीजन चक्र में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ऑक्सीजन चक्र की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला हमारा पौधा होता है। कौन सा, पौधा। हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए यह हम कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और ऑक्सीजन चक्र में पौधा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ऑक्सीजन चक्र में जो पौधा होता है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच अगर समन्वय की बात करें या प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के द्वारा जो है वो समन्वय स्थापित किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार से श्वसन में जो है वो ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। तो ये दोनों क्रियाएं जो है वो एक दूसरे को समन्वय स्थापित करती है। तो इस प्रकार से हमने जो देख लिया है कि क्लास 6 का जो एनसीईआरटी था वो समाप्त हो गया है। अब जो है क्लास 7 का जो है वो साइंस का एनसीईआरटी है। अब जो है वो ये वीडियो इतना ही तक रहेगा और अगले वीडियो में हम क्लास 7 के जो है एनसीईआरटी है उसको कवर करेंगे। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।